Hello everyone, welcome again a new episode of Indian Evidence Act। दोस्तों पिछले लेक्चर के बाद जैसे हमने आपको फैक्ट, रिवेलेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू और पंचनामा के बारे में जो बताया था, इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब इसमें हम बात करते हैं, जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम। अब मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम क्या होता है? जैसे उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा। तो ये जो मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम है ये न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4 में, धारा 4 में इसकी परिभाषा दी गई है। तो उपधारणा कर सकेगा मतलब मे प्रिज्यूम में धारा 4 क्या कहती है कि अगर साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 अगर मान लीजिए कोई न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, मतलब मे प्रिज्यूम कर सकेगा, तो वहां पर न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मान सकेगा जब तक उसको ना साबित किया जाए। जब तक उसको, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट है, न्यायालय उसको मान सकेगा, लेकिन तब तक मान सकेगा जब तक उसको ना साबित ना किया जाए, मतलब कि ये फैक्ट गलत है। तो वहां पर न्यायालय जो होता है वो क्या करता है? मे प्रिज्यूम करता है। अब अगर हम बात करें सेल प्रिज्यूम की, तो सेल प्रिज्यूम क्या करेगा? उपधारणा करेगा। अब उपधारणा कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए न्यायालय के सामने कोई फैक्ट प्रस्तुत किया जाता है, कोई तथ्य या कोई साधन लाया गया है। अब न्यायालय कहता है ठीक है भाई, तो वो फैक्ट तब तक नहीं सेल प्रिज्यूम होता है जब तक उसको असिद्ध ना किया जाए, जब तक उसको असिद्ध ना कर दिया, मतलब जब तक उसको गलत ना ठहरा दिया जाए, तब तक न्यायालय उस तथ्य को क्या करेगा? सेल प्रिज्यूम करता रहेगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि न्यायालय किसी फैक्ट को कब मे प्रिज्यूम और कब सेल प्रिज्यूम करेगा। मे प्रिज्यूम तभी तक करेगा जब तक वादी की तरफ से कोई अगर फैक्ट न्यायालय के सामने डाला गया है और न्यायालय उसको तभी तक कर सकेगा जब तक उसको ना साबित ना किया जाए। और मे प्रिज्यूम में क्या है? जब तक उसको गलत ना साबित कर दिया जाए कि नहीं, ये जो फैक्ट दिखाया गया है आपके सामने न्यायालय जज महोदय कि ये फैक्ट हमारा गलत है, तब वहां पर सेल प्रिज्यूम होता है। अब जैसे इसमें एक हम छोटा सा अगर एग्जांपल लें कि यदि किसी दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिया गया है, मान लीजिए अगर किसी दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है और न्यायालय की सूचना मिलने के बाद भी उसे प्रस्तुत ना किया जाए, मतलब उसको जज के सामने ना लाया जाए, तो न्यायालय ये अनुमान करेगा कि दस्तावेज जो है वो विधि द्वारा क्या है? गलत हो सकता है। तो उसको धारा 89 के अंदर क्या कर दिया जाएगा? रॉन्ग कर दिया जाएगा, मतलब उसको निष्पादित कर दिया जाएगा धारा 89 के तहत। अब हम बात करेंगे, जैसे इसमें नया एक टॉपिक आता है रेस जेस्टे। अब ये रेस जेस्टे क्या है? रेस जेस्टे एक लैटिन वर्ड है जिसकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसकी जो परिभाषा दी हुई इंग्लिश एविडेंस एक्ट में दी गई है। अब इंग्लिश एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि धारा 6 के अनुसार जब कोई तथ्य किसी ऐसे साधन से इस प्रकार जुड़ा हो, ऐसे समव्यवहार से इस प्रकार जुड़ा हो जिसका कोई रिश्ता निकल रहा हो, उसको रेस जेस्टे कहा जाता है। तो रेस जेस्टे का मतलब होता है कि जब कोई घटना किन्हीं अलग अलग जगहों पर घटित होती हैं और उनका कनेक्शन जो होता है वो एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, मतलब एक दूसरे से रिलेशन में रहता है, तो उसको हम रेस जेस्टे कहते हैं। ये धारा 6 के अंतर्गत इसको बताया गया। अब बात करते हैं स्वीकृति, एडमिशन। तो एडमिशन क्या होता है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार एडमिशन की डेफिनेशन दी गई है। अब एडमिशन क्या है कि कोई भी इसके अनुसार जो एडमिशन है वो एक पक्षकार मौखिक या लिखित रूप से कथन के रूप में कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति एडमिशन कैसे कर सकता है? मौखिक या लिखित के साथ, मतलब बोलकर या रिटन में किसी भी फैक्ट का क्या कर सकता है? एडमिशन कर सकता है।
अब एडमिशन कौन कौन कर सकता है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 उन व्यक्तियों को शामिल करता है जो एडमिशन कर सकते हैं, मतलब जो स्वीकृति कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, इसको पॉइंट बना के आप लिखिएगा। सबसे पहला है वाद या कार्यवाही के पक्षकार, मतलब जिस वाद पर जिस पर कार्यवाही चल रहा है उसके जो पक्षकार हैं वो कर सकते हैं। पक्षकारों के अभिकर्ता कर सकते हैं, जैसे पक्षकार के कोई अभिकर्ता हैं जो उनसे बड़ा है, जो उनसे रिलेशन में, वो कर सकता है। प्रतिनिधि की हैसियत वाला व्यक्ति, अब मान लीजिए जिस व्यक्ति का वाद वहां चल रहा होगा तो उसका जो वकील होगा उसकी हैसियत से वो भी एडमिशन क्या कर सकता है, स्वीकृति कर सकता है। वे व्यक्ति जिनका वादग्रस्त वस्तु में सांपत्तिक और आर्थिक हित हो, मान लीजिए किसी ऐसे टॉपिक पर वाद चल रहा है जिसमें उस सामान से जुड़े हुए या उस चीज से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो लोग भी एडमिशन कर सकते हैं, धारा 18, 19 और 20 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 18, 19 और 20 के अनुसार। अब संयुक्त हित रखने वाले, मतलब उनके जो को रिलेशन वाले हैं वो कर सकते हैं। वे व्यक्ति जिनके वाद के पक्षकारों का हित प्राप्त हुआ हो, जैसे मतलब उनके जो पक्षकार आए हों, जो उनके सबूतकर्ता होते हैं, उनका पक्षकार जो होता है वो आ सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी स्थिति वाद या कार्रवाई के पक्षकार के विरुद्ध साबित होती है, मतलब अगर जैसे दो व्यक्तियों के बीच में जो कार्यवाही चल रही है या जिस वाद पर बहस हो रही है तो उनके जो पक्षकार हैं, जो के विरुद्ध जो जिनको साबित करना है, उनके भी पक्षकार हो सकते हैं। इस हिसाब से हमारा है कि कौन कौन व्यक्ति धारा 18, 19 और 20 के तहत क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। अब इसमें बात आती है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कन्फेशन, कि कन्फेशन क्या होता है। तो कन्फेशन कौन करता है? वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है और अपनी इच्छा से उस अपराध को कबूल करता है, उस अपराध को कबूल करता है। ये नहीं कि पुलिस ने मार पीट के अगर किसी व्यक्ति से जिसने जुर्म ना किया हो और वो तब वो कबूल कर रहा है, तो इसीलिए पुलिस की गवाही न्यायालय में नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसकी भी कुछ शर्त और कंडीशंस हैं जिनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन पुलिस की गवाही न्यायालय में नहीं मानी जाती है। तो वह व्यक्ति जिसने अपराध किया हो और वह खुद कन्फेस कर रहा हो, खुद ये स्वीकृत कर रहा हो, खुद ये एडमिशन कर रहा हो कि हाँ मैंने ये अपराध इस स्थिति में किया है, या मेरा ये इंटेंशन था, या मैंने दूसरे को चोट पहुंचाने की भावना से किया, अगर वो कन्फेस करता है तो उसको हम कन्फेशन करते हैं। ठीक है, अब जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, न्यायिक कन्फेशन क्या होता है? तो न्यायिक कन्फेशन वो है कि जब अपराध के अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट तथा न्यायालय के समक्ष नहीं की जाती है। ये बात ध्यान रखना कि जो अपराध के अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट या न्यायालय समक्ष नहीं की जाती है, न्यायिक कन्फेशन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की समझ की जाती है, मतलब कई लोगों के व्यक्तियों के समक्ष की जाती है। यह आवश्यक नहीं कि वह किसी व्यक्ति को संबोधित हो या प्रार्थना के रूप हो सकती है। कन्फेशन कभी प्रार्थना के रूप में नहीं हो सकती है, और वो 4-5 आदमियों के बीच में होती है। मतलब अगर वहां पर जज बैठा है तो और भी लोग होंगे, कई लोग होंगे, या मजिस्ट्रेट होंगे या पुलिस होंगे, तो सबके सामने ही वो कन्फेस कर सकता है ताकि उसको बात को माना जाए। ये नहीं कि अकेले अगर वो किसी बात को स्वीकार करता है और बाद में पलट जाता है तो उसको हम कन्फेशन नहीं मानते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कन्फेशन जब भी होता है वो 2 से 4 से 5 लोगों के बीच में होता है, कभी भी अकेले नहीं होता है। ठीक है ना। और संक्षेप में अगर इसको विस्तार में देखा जाए तो जुडिशली जो कन्फेशन होता है, किसी अभियुक्त ने अपने अपराध को मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति से समझ की गई जिससे न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उसको भी कन्फेशन नहीं माना जाता। मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करके आता है, जैसे मान लीजिए अगर मेरा वो दोस्त है और वो कोई मर्डर करके आता है और उसने मुझे कन्फेस किया, तो वो भी एक तरह से कन्फेशन माना जाता है कि अगर हम आके न्यायालय के समक्ष ये बात कहें कि हाँ प्रार्थी ने मेरे सामने ये बताया, तो उस चीज को नहीं माना जाता है। ये हो सकता है कि हम उसको फंसाने के पर्पस से कर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो पूरा जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का लेक्चर 2 था, और लेक्चर 3 मैं आपको कल डालूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, और वीडियो को देखिए और एक नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना पड़े। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम।